हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 12 की बायोलॉजी और जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर पूछते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, 10 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा। हाँ, लेकिन आपको क्या करने है कि मैं सिर्फ यहाँ पे आपको समझाऊंगी। डायग्राम बनाना होगा तो मैं डायग्राम बना दूंगी, बाकी इसके बारे में आपको लिखने हैं। ठीक है, टॉपिक में बता दूंगी कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या लिखने हैं, वो आप खुद से लिखोगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक प्रारूपी आवृत्ति बीजीय बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए। हालांकि बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय जो लघु उत्तरीय प्रश्न था उसमें भी आपने ये चीज देखी होगी कल की क्लास में, जो जितने भी बच्चे कल की क्लास किए होंगे। तो यहाँ पे आपको एक प्रारूपी आवृत्ति बीजीय बीजांड का सचित्र वर्णन करना है। अब एक प्रारूपी और एक परिपक्व में अंतर होता है। जब परिपक्व अंडाशय की बात, बीजांड की बात होगी, तो आप उसके अंदर जो भ्रूण कोष होते हैं उन सारी संरचनाओं को दिखाओगे। जब एक प्रारूपी की बात आएगी तो सिर्फ उसके अंदर बीजांड के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो आपको दिखानी है। ठीक है, तो जब आपके इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको बना क्या देनी है, बीजांड की संरचना। बेटा बीजांड कुछ की संरचना जो होती है कुछ आपकी इस प्रकार की होती है। ठीक है, क्या बनाओगे, बीजांड को बनाओगे। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा आपका बीजांड काय। इस बीजांड काय से दो सेल्स निकलती हैं। ठीक है, एक बाह्य और एक अंत। ठीक है, और यहाँ से भी दो और यहाँ से भी ये, इस प्रकार का आपको कुछ बीजांड होता है। ये बेटा आपका जो बीजांड है ये उल्टा बीजांड है। ठीक है, अगर आप सीधा बीजांड बोलोगे तो सीधा बीजांड का जब स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आएगा। ठीक है, ये आपके जो बीजांड होते हैं ये आपके सीधे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बीजांड आपको दिख रहा है ये आपको क्या है, उल्टा बीजांड दिख रहा है। अब इसके अंदर आप क्या देखोगे, देखो यहाँ पे ये आपका जो भाग है इस भाग को कहते हो नाभिका। ठीक है, इस भाग को क्या कहते हो, नाभिका कहते हो। तो ये हो गया आपका नाभिका। ठीक है, क्या हो गया, नाभिका हो गया। इसके बाद ये आपका क्या है, बीजांड वृंत है। ठीक है, क्या है, बीजांड वृंत है। बीजांड वृंत के साथ साथ ये आपका बीजांड काय। ठीक है, क्या है, बीजांड काय है। इस बीजांड काय के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है। ठीक है, बहुत सारी क्या हो जाएंगी, कोशिकाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको क्या बोल दोगे, बीजांड काय कोशिका या न्यू सेलस कोशिका कहते हो। ठीक है, न्यू सेलस कोशिका। ठीक है, उसके बाद जहां पे ये आवरण प्रेजेंट नहीं है, ये जो आवरण है ये हो जाएगा बीजांड द्वार। ठीक है, बीजांड द्वार। और यहाँ पे पीछे का जो स्थान है जहां पे भी कोई आवरण नहीं प्रेजेंट है, बीजांड के पीछे वाले स्थान को हम कहते हैं निभाग। ठीक है, निभाग के साथ साथ ये आपके दो आवरण हैं। ठीक है, इसको आप बोलोगे एक बाह्य अध्यावरण और एक अंतःध्यावरण। अब क्या करोगे, आपके एग्जाम में जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, अब इस डायग्राम को बनाओगे। डायग्राम बनाने के बाद जितने भी आपने न्यू सेल्स की कोशिकाओं का क्या कार्य वो लिखोगे, बीजांड वृंत का कार्य क्या होता है उसको लिखोगे, नाभिका क्या होते हैं इसके कार्य क्या होती है ये लिखोगे, बीजांड काय जितनी भी सारी है, बीजांड काय के अंदर क्या क्या होती है, कौन कौन सी क्रियाएं होती है, उन सारी चीजों को आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। जब आप इतनी डायग्राम बनाओगे और एक एक के बारे में लिखोगे तब जाके आपको एग्जामिनर क्या करेगा, 5 नंबर देगा। वो भी पूरा 5 नंबर नहीं देगा, जब आप अच्छे से लिखोगे तो 5 देगा, और कहीं ना कहीं गलती किए रहोगे तो 5 भी नहीं देगा, कम ही देगा। ठीक है, तो ये ऐसे आपने करने हैं। दूसरा, युग्मक जनन की परिभाषा लिखिए और अंडाणु जनन की क्रिया समझाइए। अब देखो युग्मक जनन, युग्मक जनन में आप एक प्लांट्स के भी अंदर देखते हो और एक जंतु के अंदर भी देखते हो। तो यहाँ पे ये जो युग्मक जनन की बात हो रही है किसकी हो रही है, मानव की हो रही है। किसकी हो रही है, मानव की बात हो रही है। अब जब युग्मक जनन में क्या होगा कि युग्मक जनन के द्वारा, ठीक है, युग्मक जनन की क्रिया कहाँ होगी। ठीक है, अगर इस क्रिया की आप बात करोगे इसके परिभाषा की, तो परिभाषित आप इसको कैसे करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो प्रोसेस आपकी आ जाएगी, दो आ जाएगी। एक तो होती है शुक्र जनन, तो जो शुक्र जनन होती है किसमें होती है, पुरुष में होती है। और यहाँ पे जो अंडाणु जनन होती है वो किसी मादा के अंदर यानी कि महिला के अंदर होती है। ठीक है, तो अगर आप शुक्र जनन की बात करो तो कहाँ होगी, टेस्टिस के अंदर। और अंड जनन कहाँ होगी, ये वाली जो क्रिया आपकी होती है अंडाशय के अंदर।
ठीक है। अब अंडाशय भाई किस में प्रेजेंट है, एक महिला में ही ना, जो फीमेल होती है फीमेल में ही पाई जाती है। तो देखो अगर आपको युग्मक जीवन को परिभाषित करना तो आप क्या लिखोगे, यह एक जटिल प्रक्रम है, ठीक है। अब एक ऐसा इजी सा प्रक्रम नहीं कि नॉर्मल सा हो रहा है होने दो। तो ये क्या होता है, एक जटिल प्रक्रम है। इसमें अर्धसूत्री व समसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित जनन कोशिका या युग्मकों का निर्माण होता है। देखो या तो आप बोलोगे अगुणित जनन कोशिका, अगुणित का मतलब क्या होगा कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, n होगी, ठीक है। तो या तो अगुणित संख्या या तो उसको क्या बोलोगे, युग्मक का निर्माण होता है। तो ये आपकी जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है, ठीक है। क्या बोली जाएगी, युग्मक जनन की क्रिया बोली जाती है। अब यहाँ पे अंड जनन की बात, तो देखो अंड जनन जो होता है, ठीक है, अंड जनन आप देखोगे तो अंड जनन की जो प्रवस्था होती है ये 3 प्रवस्थाएं होती है। कितनी, 3 प्रवस्थाओं में घटित होती है। तो जो लड़कियों में होती है, ठीक है, जो महिला में होगी ये बहुत ही फास्ट, ठीक है, एक जटिल और बहुत लंबे टाइम तक वाली प्रवस्था होती है, ठीक है। जब कोई भी गर्ल्स क्या है, भ्रूण अवस्था में है, माँ के गर्भ में है, तभी ये अंड जनन की क्रिया वहां पे स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी 3 प्रवस्थाएं आती है, एक आती है गुणन प्रवस्था, दूसरी आती है वृद्धि प्रवस्था और तीसरी आती है परिपक्वन प्रवस्था। देखो गुणन प्रवस्था में क्या होता है, गुणन प्रवस्था में आप क्या देखोगे कि जो क्या होते हैं अंडाशय के जननिक सेल, ठीक है, मानो ये क्या है अंडाशय है, इस अंडाशय के अंदर की क्या होगी, जो जननिक कोशिकाएं होंगी, ठीक है, जननिक कोशिकाएं जो होगी वो क्या करेंगी, समसूत्री विभाजन, यानी कि ये मान लो 2n है तो ये चेंज कितनी हो जाएंगी, 2n में 2n में, ठीक है, क्या हो जाएगा 2n 2n, ठीक है। वापस से दोबारा से समसूत्री विभाजन होगा तो ये भी यहाँ पे क्या होगा 2n, यहाँ भी होगा 2n, ठीक है, यानी कि 2n 2n में ये चेंज होती जाएंगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी प्रवस्था कहलाती है ये कहलाती है गुणन प्रवस्था। क्या कहलाती है, गुणन प्रवस्था। इसके बाद गुणन प्रवस्था के बाद आती है आपकी वृद्धि प्रवस्था, ठीक है। जब गुणन प्रवस्था देखोगे तो गुणन प्रवस्था के बाद आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, वृद्धि प्रवस्था आती है, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे कितने सेल का, 1 2 3 4 का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टार्ट होगी, ये गुणन प्रवस्था हुई, अब यहाँ पे स्टार्ट इसकी क्या हो जाएगी, वृद्धि प्रवस्था, ठीक है, ग्रोथ फेज आएगी। तो वृद्धि प्रवस्था में, ठीक है, ये जो कोशिका होगी, ठीक है, ये जो सेल होगी ये वृद्धि करके चेंज हो जाएगी प्राथमिक अंडक में, प्राथमिक अंडक में, ठीक है। अब ये जो प्राथमिक अंडक में चेंज होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, प्राथमिक अंडक में चेंज हुई तो प्राथमिक अंडक में चेंज होने के बाद ये मानो एक संरचना है तो इसमें 2 प्रकार की संरचनाएं आएंगी, ठीक है। ये तो हो जाएगी द्वितीय कूसाइट, ठीक है, एक द्वितीय कूसाइट में और एक चेंज हो जाएगा ध्रुवी न्यूक्लियस यानी कि ध्रुवी केंद्रक में, एक द्वितीय कूसाइट और एक ध्रुवी न्यूक्लियस में। तो यहाँ पे 2n है, ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे n और n। अब वापस से जब विभाजन होगा तो ये चेंज हो जाएगी अंडाणु में और एक चेंज हो जाएगी द्वितीय ध्रुवी केंद्रक में, किसमें, द्वितीय ध्रुवी केंद्रक कोशिका में, और यहाँ से फिर 2 बनेंगे, इसको बोलेंगे तृतीय ध्रुवी केंद्रक कोशिका। तो देखो जो द्वितीय ध्रुवी केंद्रक कोशिका होती है इसका कोई भी कार्य नहीं होता है और यही जो अंडाणु का, इसकी जो अंडाणु का निर्माण हो जाता है, अब इस पर यहाँ पे विभाजन रुक जाता है। अब आगे विभाजन इसका कब होगा, जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलेंगे, ठीक है, यानी कि जब ग्राफीन प्रक्रिया में हार्मोन्स बढ़े, लेवल बढ़ेगा तो ये फूटेगा और अंडाशय कहाँ जाएगा, अंडाणु शुक्राणु का मिलन होगा, तब वहां पे इसकी पूरी प्रोसेस जो होती है वो खत्म होती है। तो ये होती है आपकी युग्मक जनन की क्रिया, जो कि आपके एग्जाम में पूरे डिटेल से इसको डायग्राम बनाने हैं और आपको लिखते हुए भी जाना है, ठीक है। अगला, मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न रोगों के लक्षण बताइए। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है मनुष्य में यौन संबंधी रोग, यानी कि देखो यौन संबंधी जो रोग होते हैं, ठीक है, यौन संबंधी जो रोग होते हैं वो लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं, ठीक है। कैसे फैलेंगे, लैंगिक संपर्क के द्वारा। अब लैंगिक संपर्क के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे एड्स हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एड्स हो गया, गुनेरिया हो गया, ठीक है, हेपेटाइटिस बी हो गया, ये सारे जो आपके होते हैं ये क्या है, आपके यौन संचारित, ठीक है, यौन संबंधी रोग है।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करना, आपको इनके लक्षण को बताने हैं। ये जितने भी एड्स हो गया, जो गोनोरिया हो गया, जो सिफिलिस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है एड्स के क्या लक्षण होते हैं, एड्स से बचने के लिए क्या क्या उपाय। देखो जिसको ये चीज नहीं पता है वो चैप्टर नंबर 4 जो वन शॉट हो चुका है, वहां पे अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो वहां पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको वहां पे अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, जो यौन संबंधी बीमारियां होती हैं, इनसे उत्पन्न रोगों के लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर किसी को एड्स हो गया तो उसके लक्षण क्या होंगे। ठीक है, अगर किसी को गोनेरिया हो गया तो उसका लक्षण क्या आएगा, हेपेटाइटिस बी हो गया तो उसके लक्षण क्या आएगा। ठीक है, तो देखो अब अगर लैंगिक संपर्क में आप रोगों की बात करोगे तो देखो अगर लक्षण क्या क्या देखोगे, सबसे पहले देखो सुजाक देखते हो। ठीक है, आपने सुना होगा सुजाक, ये भी ऐसे रोग होते हैं जो लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं। देखो अगर मान लो कोई भी व्यक्ति, ये जो सुजाक रोग है, पहला क्या देखोगे, सुजाक लिखोगे, तो सुजाक के बारे में आप लिखोगे। अब ये इसमें क्या है, ये जो क्या होता है पुरुष में पाए जाने वाला रोग है। ठीक है, इसमें आप क्या देखोगे, जो पुरुष का क्या होता है, जो पुरुष का क्या होगा, सिसन होगा। ठीक है, पुरुष के सिसन में क्या होगा, प्रॉब्लम्स होंगी। अब सिसन में क्या प्रॉब्लम्स होंगी बताओ, आपने चैप्टर नंबर 3 में बहुत अच्छे से इसको पढ़ चुके हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पुरुष में इस रोग के संक्रमण से मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है। अगर सुजाक जिस भी व्यक्ति को ये रोग जो है पाए जाने वाला है पुरुष में, और पुरुष के जो सिसन यानी कि जो क्या होगा, जो मूत्र मार्ग होगा, ठीक है, जो मूत्र मार्ग होता है उस मूत्र मार्ग में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। किससे, ये इसके लक्षण है। ठीक है, किसके, सुजाक के लक्षण, सुजाक मतलब सूजन। ठीक है, सुजाक का मतलब क्या हो गया कि जो पुरुष का मूत्र मार्ग होगा, जो सिसन होगा, वहां पे क्या हो जाएगी, सूजन हो जाएगी। ये इसके सिम्टम्स दिखने के लिए मिलते हैं। और ये कौन से ये रोग है, ये यौन संचारित यानी कि लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, लैंगिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं। इससे क्या होती है, जब सूजन होती है ना, सूजन हो जाती है तो उसमें मूत्र त्याग करने में बहुत ज्यादा दर्द होगा। ठीक है, दर्द के साथ साथ जलन भी होगी। तो बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स, इसके लक्षण यहाँ पे होती है। अब ये लक्षण है कि सूजन होगी, तो सूजन होगी तो भाई यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम होगी तो क्या होगी, जलन भी होगी। ठीक है, इसके बाद जो इसके वजह से जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है, ठीक है, अगर मान लो किसी भी व्यक्ति को सुजाक रोग से कोई भी बंदा ग्रसित है, तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती है, इन ज्ञानेंद्रियों को ये रोग प्रभावित करने का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद आता है उपदंश। आपने सुना होगा उपदंश, उपदंश को आप बोलते हो सिफिलिस। ठीक है, उपदंश को आप क्या बोलते हो, सिफिलिस रोग भी कहते हो। ये जो सिफिलिस रोग होता है ये महिला और पुरुष दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ये जो सिफिलिस रोग होगा, ये रोग महिला में, ठीक है, महिला और पुरुष दोनों में पाए जाते हैं। तो देखो महिला और पुरुष, तो महिला और पुरुष में क्या होगा कि इनके देखो, महिला का जो क्या होगा, वेजाइना होगा। ठीक है, महिला क्या होगा, जो वेजाइना होगा, और पुरुष का क्या होगा, जो पेनिस वाला भाग होगा, यहाँ पे लाल रंग के लाल लाल छाले जैसे। ठीक है, वहां की जो आगे का पेनिस वाला भाग हो जाता है वो कैसे हो जाता है, रेड जैसा हो जाता है। ठीक है, और महिलाओं की जो वेजाइना होती है, इनमें क्या हो जाते हैं, छाला हो जाते हैं। तो ये इस रोग के क्या है, सिम्टम्स है। और ये कैसे फैले, ये भी लैंगिक संपर्क के द्वारा फैल रहे हैं, एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में क्या हो रहे हैं, संचारित हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इसके साथ साथ देखोगे क्या कि लाल रंग की, ठीक है, रेड रंग के क्या निकल जाते हैं, दाना। ठीक है, लाल रंग के क्या निकल जाते हैं, दाना, यानी कि चाहे वेजाइना होगा चाहे पेनिस होगा, दोनों पे रेड रेड जैसे क्या निकल जाते हैं, दाने निकल आते हैं। ये सिफिलिस के लक्षण होते हैं। इसी तरह आपके होता है जननांगों की हर्पिस। क्या होती है आपकी, एक जननांगों की हर्पिस। तो देखो जननांगों की हर्पिस में क्या होती है कि जो पुरुष होगा उसका सिसन क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, सूजन हो जाएगी, और उसके बाद जो महिला का वेजाइना होगा उसमें भी क्या निकल आएंगे, छाले निकल आते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, बहुत सारे यौन संबंधी रोगों के लक्षण, ये सारे आपके सुजाक, उपदंश, गुनेरिया हो गया, इसके बाद आपके आते हैं जननांगों की हर्पिस हो गया। ये सारे आपके क्या है, यौन संबंधी रोग है, और इनके अलग अलग क्या होते हैं, सिम्टम होते हैं। जब ऐसे ऐसे आपको लक्षण दिखाई देंगे, अगर आपको छाला, ठीक है, छाला हुआ या रिड जैसी संरचना दिखी, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, जननांगों की हर्पिस होगी। अगर आपको सिफिलिस रोग है तो आप वेजाइना पे और पेनिस पे लाल लाल क्या निकल आएंगे, दाने निकल आएंगे। अब अगर सुजाक हुआ तो ये होगा, पुरुष में पाया जाता है, और उनके जो मूत्र मार्ग होते हैं, मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है, जिससे मूत्र त्याग में भी दिक्कत होती है, और बहुत ज्यादा
दर्द भी होती है। अब इन सब से हमारी ज्ञान इंद्रियां, जो हमारे लीवर होते हैं, हमारे मस्तिष्क, ये सारे क्या होते हैं, इनसे प्रभावित होते हैं। ठीक है, जो हमारे अंग होते हैं, जिन जिन अंगों का हमारा कार्य है, वो अंग भी इन रोगों से प्रभावित होते हैं। इसीलिए होता है कि अगर जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम्स है तो वो लैंगिक संपर्क से क्या करे, दूरी बनाए। ठीक है, अब लास्ट में एक और आपका रोग आता है, वो क्या है, क्लेमाइडियसिस। ठीक है, तो ये जो क्लेमाइडियसिस होता है ये महिलाओं में पाया जाता है। कभी कभी आपको क्या दिखता है कि जो महिलाओं में कि स्त्रियों की जो योनि होती है वहां पे क्या होता है, मूत्र विसर्जन के दौरान, ठीक है, जब से ही मूत्र यूरिन बाहर आ रहे तो वहां पे जलन होती है। तो किसके लिए, क्लेमाइडियसिस की वजह से ही। कभी कभी जो हमारा आर्तव चक्र होता है, जो रज चक्र होता है, बहुत ज्यादा, देखो एक होता है निर्धारित टाइम होती है कि 3 से 5 दिन, है ना, तो 3 से 5 दिन में एक होता है ना कि ब्लड के निकलने का एक लिमिट होता है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो वहां पे क्या है, महिला के अंदर कौन सी बीमारी है, क्लेमाइडियसिस बीमारी है। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, अगला, द्विसंकर क्रॉस पर आधारित मेंडल के वंशागति सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अब मेंडल के द्विसंकर क्रॉस के आधारित जो मेंडल जी का क्या है, वंशागति का नियम, उसकी व्याख्या कीजिए। तो देखो, अब द्विसंकर नाम से भी आपको क्या दिख रहा है कि इसमें आप क्या देखोगे, 2 जीनों की वंशागति। इसमें आपको क्या दिखेगी, 2 जीनों की वंशागति। ठीक है, क्या देखोगे, 2 जीनों की वंशागति आपको इसमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, यानी कि आपको जो मेंडल जी थे, लाल, ठीक है, पीले गोल बीज और हरा झुर्रीदार बीज के बीच में क्या कराया था, इन्होंने संकरण कराया था। ये आपने पढ़ रखा है, आपको याद भी होगा कि 2 जीनों की वंशागति में आपने क्या देखा था, गोल पीला बीज और हरा झुर्रीदार के बीच में संकरण की क्रिया कराई गई थी। ये चीज आपको याद होगा। तो यही चीज आपको इस क्वेश्चन के अंदर आंसर में आपको लिखने हैं, जो स्वतंत्र अभिवन का नियम कहता है, जिसमें आप 2 जीन की वंशागति, जिसमें आप फिनोटाइप अलग और जीनोटाइप अलग देखते हो। ठीक है, अब देखो 2 जीनों की वंशागति में क्या देखोगे, यहाँ पे देखो मेंडल जी ने क्या किया है, द्विसंकर क्रॉस में एक लंबे लाल पौधा और एक बौने सफेद पौधे। देखो यहाँ पे पहले तो एक रंग की जीन है, इनका रंग क्या है, एक का लाल है और एक का सफेद है, तो यहाँ पे रंग वाले कितने जीन हो गए, 2 हो गए। और यहाँ पे एक लंबेपन का जीन है और एक क्या है, बौनेपन का जीन है। तो यहाँ पे द्विसंकर क्रॉस में 2 जीनों की वंशागति देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे ये क्रॉस भी करा सकते हो, या आप ये भी ले सकते हो, कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल आर, और भी जो होते हैं, जो पीले गोल बीज और लाल हरे झुर्रीदार वाला बीज भी देख सकते हो। तो ये भी आपका द्विसंकर क्रॉस का नियम ही है। अब मेंडल जी ने क्या किया, लंबे लाल पौधा लिया और बौने सफेद पौधा लिया है। लंबे लाल पौधे को हम क्या बोलते हैं, टॉल रेड, और इसको ड्वार्फ वाइट। ठीक है, अब इसको हम शो कैसे करते हैं, लंबे लाल को कैपिटल टी और कैपिटल आर से, और इसको स्मॉल टी और स्मॉल आर से। अब आपको पता है कि जब हम किसी भी 2 जीन के बीच में या जनक के बीच में क्रॉस कराएंगे तो युग्मक बनाएंगे। यहाँ पे युग्मक बना लिया, तो कैपिटल टी और कैपिटल आर, यहाँ पे भी कैपिटल टी और कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब इनकी यफन पीढ़ी में क्या हुआ, जब संकरण की क्रिया हुई, ठीक है, यफन पीढ़ी में जब संकरण की क्रिया हुई तो इनमें क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि जो सारे पौधे थे वो लंबे लाल संकर वाले। देखो क्रॉस हो रहा है लंबे लाल पौधे के बीच में और बौने सफेद पौधे के बीच में। ठीक है, तो उनकी जो यफन पीढ़ी आ रही है सारे लंबे लाल पौधे। यहाँ पे आप ये भी सकते, ठीक है, जो मेंडल जी का प्रभाविता का नियम भी आ सकता है कि जो बौना सफेद था उसने अपने कोई भी लक्षण को शो यहाँ पे नहीं किया है, यानी कि उनकी जो यफन पीढ़ी है, यफन पीढ़ी में सारे जो पौधे आ रहे हैं वो लंबे लाल और कैसे, हाइब्रिड यानी कि संकर आ रहे हैं। ठीक है, हाइब्रिड टॉल रेड आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, हाइब्रिड टॉल रेड आ रहे हैं। अब इनकी जब यफन पीढ़ी में संकरण होगा तो क्या दिखेगा, जब कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच में जब आप क्रॉस कराओगे, ठीक है, तो आप इसको जब यूनिट वर्ग में एक साइड यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, तो देखो यहाँ से यहाँ तक के संकरण में क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर, फिर इसका इससे कराओगे तो ये आएगा, इससे कराओगे तो यही आप बारी बारी करवाते जाओगे। तो एप्टिव पीढ़ी में क्या मिला, लंबे लाल, ठीक है, लंबे सफेद,
बौने लाल और बौने सफेद। यानी कि जब दो जीनों की वंशागति में आपको क्या देखने के लिए मिला, पहली पीढ़ी में सारे लंबे आए, ठीक है, सारे क्या आए, लंबे लाल आए, और दूसरी पीढ़ी जब आई तो यहाँ पे लंबा लाल भी आया और लंबा सफेद भी आया, लंबा बौना भी आया और बौना लाल भी आया और बौना सफेद भी आया। तो इनका जब आप फिनोटाइप देखोगे तो 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी का अनुपात आएगा। लेकिन जब आप जीनी संरचना देखोगे तो इसकी जीनी संरचना क्या आएगी, चेंज आएगी। ठीक है, तो ये है मंडल जी का जो द्विव क्रॉस का नियम है, तो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में इसको अच्छे से करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या है, आनुवंशिक कूट क्या है। आनुवंशिक कूट, ये आपका जो वंशागति और आणविक आधार वाला चैप्टर, उसमें आनुवंशिक कूट क्या होती है। ठीक है, तो आनुवंशिक कूट क्या है, आनुवंशिक कूट में, ठीक है, कूट में पाए जाने वाले एक प्रारंभन व एक समापन कोडान को स्पष्ट कीजिए। अब इसमें आपको क्या बताना है कि आनुवंशिक कूट क्या होती है, इसके डिफिनेशन को लिखने हैं, और इसके डिफिनेशन को लिखने के साथ साथ आपको प्रारंभन और समापन कोडान क्या होते हैं उनके बारे में आपको व्याख्या करनी है। अब कोडान का निर्माण क्या किससे होता है, जो क्षार होते हैं, ठीक है, जो नाइट्रोजनी क्षार। अब नाइट्रोजनी क्षार आपके क्या है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन, थाइमिन, यूरोसिल, ये सारे आपके क्या है, क्षार है, और इनके 3 जोड़े होते हैं। अगर एक कोडान में कितना मानो AUG, तो ऐसे करके बहुत सारे कोडान बनते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रारंभन और समापन कोडान के बारे में व्याख्या करना है, स्पष्ट करना है। ठीक है, जब आप इसके डिफिनेशन लिखोगे, इन दोनों के बारे में स्पष्ट व्याख्या करोगे, तो आपको क्या मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। सोचो 5 नंबर के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब सोचो कि ऐसे में हो जाए कह के, तो कह के तो होने वाला है नहीं, है ना। अगला देखो, पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रिया का वर्णन कीजिए। अब जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये भी एकदम इजी सा है, जो आप डबल फर्टिलाइजेशन देखते हो, क्योंकि पुष्पी पादप कौन सा एंजियोस्पर्म वाला है। तो पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रिया का वर्णन कीजिए। अब देखो, पुष्पी पादपों में आप निषेचन की क्रिया को वर्णन करने के लिए आप एकदम डायग्राम बना के अच्छे से उसको समझा सकते हो। मान लो आपको थ्योरी नहीं आ रही, थ्योरी याद नहीं है, तो अगर डायग्राम याद है तो आप डायग्राम बना के भी उसको दर्शा सकते हो। अब डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो, ठीक है, ये आपके क्या है, पिस्टिल वाला पार्ट्स। अब देखो, परागकण जब होता है, अब ये पूरी चीज में यहाँ पे परागण के द्वारा मानो यहाँ पे क्या आ गए, परागकण आ गए हैं। ठीक है, परागण हुआ, परागण के द्वारा क्या आ गया, परागकण आ गए। तो यहाँ से परागकण क्या करने लगते हैं बेटा, जर्मिनेट करने। तो ये एक नली क्या होता है, ये आपको दर्शाता है, परागकण का अंकुरित वाला भाग दिखाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होते हैं, बीजांड होते हैं, और इस बीजांड के अंदर क्या होते हैं, भ्रूणकोष होते हैं। अब इसमें बहुत सारे जो सेल है, बहुत बार आप सुन चुके हो, यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 3। इसमें से एक अंड होती है, 2 ध्रुवी और एक प्रतिमुखी और एक सहायक होती है। ठीक है, अब निषेचन में होता क्या, ये देखना है। जैसे ही परागकण क्या होगा, अंकुरित होगा, अंकुरित होने के बाद ये बनाता है पोलन ट्यूब। ठीक है, क्योंकि उसकी जो परागकण की कायिक कोशिका होती है वो क्या बना देती है, पोलन ट्यूब बनाती है। और परागकण की जो जनन कोशिका होती है वो 2 नर युग्मकों का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, तो मानो यहाँ पे 2 नर युग्मक का निर्माण हुआ और यहाँ पे नर युग्मक पहुंच गए। ठीक है, तो पहला जो नर युग्मक होता है वो किसी इस सेल से संलयित होता है, और ये बनाता है क्या है, भ्रूण, यानी कि चेंज किसमें हो जाएगा, जायगोट। अब जायगोट है तो किसमें, भ्रूण में चेंज होगा। और दूसरा जो नर युग्मक होता है, यहाँ पे जो सेंट्रल न्यूक्लियस है, जो ध्रुवी केंद्रक है, इनसे संलयित होता है। तो ये पहले से ही 2n होता है, प्लस यहाँ से n आ जाता है, ये क्या हो जाएंगे, 3n, और इसको बोलते हैं त्रिक समेकन, और ये निर्माण हो जाता है भ्रूणपोष का। और ये भ्रूणपोष, जो प्राथमिक भ्रूणपोष होता है, ये बार बार क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन करते हैं, और समसूत्री विभाजन के दौरान इस भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं, और ये भ्रूण क्या होता है, एक परिवर्तनशील बीज में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो भ्रूण होगा वो बीज में चेंज होगा, और ये जो अंडाशय होता है ये फल में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसकी पूरी प्रोसेस को आपको क्या करना है, लिखना है कि पुष्पी पादपों में निषेचन क्रिया का वर्णन कीजिए, किस प्रकार से एंजियोस्पर्म वाले प्लांट्स में निषेचन की क्रिया होती है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो पुष्पी पादप है, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी किसी में नहीं होता। ठीक है, मानो कि एक जंतु के अंदर में भी ऐसा नहीं होता कि दोहरा निषेचन हो रहा है।
ठीक है, सिर्फ पौधों में, और वो भी पौधा कौन सा, एंजियोस्पर्म वाले पौधे में ही डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, तो डायग्राम बनाओगे और एक एक का जो पूरा नाम होता है उसको आप अपने क्या करोगे, थ्योरी में लिखोगे। ठीक है, अगला देखो, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए और रेखा चित्र की सहायता से करें। अब यहाँ पे जो शुक्र जनन, अभी आपने अंड जनन की क्रिया देखी, अब यहाँ पे आपको शुक्र जनन की क्रिया को देखना है। अब शुक्र जनन की क्रिया के आंसर के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, यही जो मानव जनन वाला वन शॉट है, अंड जनन शुक्र जनन। ठीक है, तो मानव जनन का जो वन शॉट वाला वीडियो, वहां पे आप जाओगे तो आपको अच्छे से मिल जाएगा कि शुक्र जनन की क्रिया कैसे होती है, और उसका रेखांकित जो चित्र होता है वो भी आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ, पता तो होगा ही, कुछ कुछ होंगे जो नहीं पता होगा। यही जो वृषण होता है, ठीक है, इसी के अंदर क्या होगी, वृषण पालिकाएं होंगी, और इसी वृषण पालिकाएं के अंदर क्या होगा, शुक्रजनक नलिका। तो शुक्रजनक नलिका में ही नरवजर कोशिकाओं से क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ की जो वृषण की जननी कोशिका होगी, ठीक है, जो शुक्रजनक नलिका की जननी कोशिकाएं होगी, ये भी समसूत्री विभाजन करेगी। समसूत्री विभाजन के बाद फिर अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन से किसका निर्माण हो जाएगा, शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा। तो इसके आंसर के लिए आप जो मानव जनन का वन शॉट है, वहां पे आपको पूरे अच्छे से इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अगला, आनुवंशिक कूट की विशेषताएं या गुण धर्मों में को लिखी। अभी आनुवंशिक कूट की विशेषताएं या गुण धर्म जो है, इसका आंसर आपको जो कल की क्लास में अपने लघु उत्तरीय प्रश्न देखा है, वहां पे आपको आनुवंशिक कूट की विशेषताएं क्या होती है या गुण धर्म क्या होते हैं, इसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। अगर वहां नहीं आप देखते हो तो जो चैप्टर नंबर, ठीक है, जो चैप्टर नंबर वंशागति, ठीक है, क्या है, जो वंशागति का आणविक आधार है, ठीक है, क्या है, वंशागति का जो क्या है, आणविक आधार वाला चैप्टर है, वहां पे भी आपको अच्छे से इसका आंसर मिल जाएगा कि आनुवंशिक कूट की विशेषताएं या गुण धर्म क्या होते हैं। तो सारे बच्चे जिसको नहीं पता है, देखो आज की क्लास में मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ, आज की क्लास में मैं बस आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो उसका सॉल्यूशन भी है कि मैं आंसर कहाँ मिल रहा है वो मैं आपको बताते चली हूँ। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप जाके जो वन शॉट है, वंशागति आणविक आधार वाला, वहां पे जाके अच्छे से देख लेना, और वहां पे आपके आनुवंशिक कूट क्या होती है, आनुवंशिक कूट की विशेषताएं क्या होते हैं, प्रारंभन कूट क्या होते हैं, समापन कूट क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो है डिटेल में है, और वहां पे आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप कर लोगे, ऐसा नहीं बोलोगे, बच्चों वाली हरकत तो नहीं करोगे कि नहीं मुझे आता ही नहीं, आप करवाइए। ठीक है, तो बच्चे वाली हरकत छोड़ना है, करने हैं आपने। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को आपको अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करने हैं, और ये आपकी जिम्मेदारी। अभी लॉन्ग था तो मैं एक एक करके तो आपको बताऊंगी नहीं, तो मैं आपको करने का तरीका भी बता दी हूँ। अब आप इसका आंसर मिलेगा कहाँ, ये भी मैं आपको बता दी। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको करते हो या ऐसे देख के छोड़ देते हो। करोगे तो बोर्ड एग्जाम में अगर आएगा तो अच्छे नंबर से पास होगे, नहीं करोगे तो फिर उसका हाल तो जानते ही हो, है ना। ठीक है, तो चलिए बस आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास होगी एक नए टॉपिक की। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।